लावण्या की शादी अथर्व से हुई थी। अथर्व अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन थी वंशिका, जिसकी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में थी। लावण्या भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसकी शादी में उसके मम्मी पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लावण्या अथर्व के साथ बहुत खुश थी। अथर्व के घर में उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लावण्या के माँ बाप संतुष्ट थे कि चलो, बेटी को अच्छा घर परिवार मिल गया। समय इसी तरह से बीत रहा था और लावण्या और अथर्व की शादी को लगभग 1 वर्ष हो चुके थे और अब वह लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। कुछ समय के बाद लावण्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वह बहुत खुश थी। लावण्या की प्रेगनेंसी को लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था कि लावण्या के रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के रीढ़ की हड्डी सही से डेवलप नहीं हो रही है और अगर यह बच्चा पैदा होगा तो पूरी तरह से अपाहिज होगा और ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए डॉक्टर ने लावण्या को अबॉर्शन के लिए बोल दिया। लावण्या यह सब सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। साथ ही साथ उसके सास ससुर और अथर्व भी, लावण्या के मम्मी पापा भी आ चुके थे क्योंकि लावण्या बहुत रो रही थी। वंशिका भी अपने मायके आ गई थी और वह लावण्या को समझा रही थी कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब डॉक्टर जो बोल रहे हैं वह तो करना ही पड़ेगा। और फिर लावण्या की नॉर्मल डिलीवरी करवाकर बच्चे को हटा दिया गया, जिसकी वजह से लावण्या, अथर्व और साथ में उनके घर वाले बहुत दुखी थे। पता नहीं यह सब कुछ कैसे हो गया। इसके करीब 1 साल के बाद लावण्या दोबारा गर्भवती थी। इस बार भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बार फिर से उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। करीब 6 महीनों के बाद फिर से उसके बच्चे के रीढ़ की हड्डी का विकास रुक गया और बच्चा अपाहिज ही पैदा होता और ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए इस बार भी डॉक्टर ने बच्चे को हटाने की बात करी। इस बार लावण्या पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। लावण्या के मम्मी पापा, सास ससुर, ननद वशिका और अथर्व सब लावण्या को समझा रहे थे। इस बार तो लावण्या की कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल थी। बच्चा पेट में बुरी तरह से फंसा हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती थी, इसलिए सिजेरियन के जरिए बच्चे को लावण्या के पेट से निकाला गया। इस बार लावण्या बुरी तरह से टूट गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत दुखी हो गई थी वह। अब अथर्व और लावण्या ने सोच लिया था कि अब वह कुछ दिनों तक बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे। दोनों प्रेगनेंसी के वक्त लावण्या के सारे टेस्ट हुए थे और लावण्या पूरी तरह से परफेक्ट थी। उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर भी दोनों बार लावण्या के बच्चे में प्रॉब्लम हो ही गई। अब अथर्व और लावण्या ने कुछ वक्त लेने की सोची। वंशिका ने भी बोला, बिल्कुल सही बात है। जब 2 बार ऐसा हो गया तो अब तुम लोग कुछ वक्त अच्छे से आराम करो, उसके बाद बच्चे प्लान करना। लावण्या के माँ बाप भी अपने घर चले गए थे और एक बार फिर से ज़िंदगी सामान्य हो गई थी। लावण्या खुद को अधिक से अधिक बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। लावण्या के ससुर जी और अथर्व दिन भर अपने शोरूम में रहते थे और अपना बिजनेस संभालते थे। लावण्या की सास भी अपने उम्र की महिलाओं के ग्रुप में खुद को बिजी रखती थी और उन्होंने लावण्या से भी बोल रखा था कि वह अपने टाइम पास के लिए कोई किटी वगैरह ज्वाइन कर ले या फिर जिम ज्वाइन करे। खुद को जितना बिजी रखेगी उतनी जल्दी वह रिकवर करेगी और खुश रहेगी। लावण्या भी इस बारे में सोच रही थी कि खुद को बिजी रखना अब ज़रूरी हो गया है और लावण्या ने खुद को क्लब, किटी पार्टी वगैरह में बिजी कर लिया था। समय ऐसे ही बीत रहा था। लावण्या ने मार्केट में एक दिन अथर्व को एक लड़की के साथ देखा और उसने घर आकर उस लड़की के बारे में अथर्व से पूछा। अथर्व ने बोला, कौन सी लड़की? मैं तो किसी लड़की के साथ नहीं था। लेकिन लावण्या को अथर्व की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह उससे लड़ने लगी और बोली, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अथर्व ने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं किसी लड़की के साथ होता तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलता? मैं तो दिन भर शोरूम में ही था, पापा से पूछ लो। लेकिन लावण्या ने अथर्व की बात नहीं मानी और इस बात का बहुत बड़ा बवाल मचाया। अथर्व गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और लावण्या भी रोती रोती अपने कमरे में ही सो गई। इसके बाद 2 दिनों तक लावण्या ने अथर्व से कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते सामान्य हो गए और लावण्या को लगा कि शायद उसे ही वहम हुआ होगा। इसके बाद एक दिन लावण्या जिम से घर आई तो उसकी सासू माँ भी घर पर नहीं थी और पूरा घर खाली था। तो लावण्या खुद ही घर के बिखरे सामान को समेट रही थी
क्योंकि आज घर में कोई नौकर नहीं आया था, तो सारा काम लावण्या को ही देखना था। वह सब कुछ ठीक कर रही थी, तो उसे अपने बेड पर एक वेस्टर्न ड्रेस मिली, जिसे देखकर वह परेशान हो गई, क्योंकि वह उसकी ड्रेस नहीं थी और उसके बेडरूम में वह ड्रेस क्या कर रही थी। इस बार उसने अपनी ननद वंशिका को फ़ोन लगाकर बुला लिया और उसे वह ड्रेस दिखाई और बोली, देखो वंशिका, तुम्हारा भाई मुझे पीठ पीछे कैसे चीट कर रहा है। मैं जिम गई थी और उस वक्त घर पर कोई नहीं था। पापा और अथर्व शोरूम जा चुके थे और मम्मी भी अपने काम पर निकल चुकी थी, और जब मैं जिम से वापस आई तो बेड पर यह ड्रेस मिली, जो कि मेरी नहीं है लेकिन मेरे बेडरूम में है। आप खुद सोच लो कि अथर्व मुझे चीट कर रहा है या नहीं, और गलती से उसके गर्लफ्रेंड की ड्रेस यहाँ छूट गई। शायद वह शॉपिंग करके लाई होगी और ट्राई कर रही होगी, क्योंकि उस दिन भी मैंने अथर्व को एक लड़की के साथ देखा था। वंशिका यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई और उसने अपने मम्मी को सारी बात बताई। रात में अथर्व से बात की गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोला, मुझे नहीं पता बेडरूम में ड्रेस कहाँ से आई। मेरा किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। लावण्या पागल हो चुकी है और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। उस दिन भी यह मुझसे बेफजूल की बातों पर लड़ रही थी। अथर्व बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि उसकी किसी लड़की के साथ कोई दोस्ती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लावण्या के सास ससुर ने बोला, चलो बेटा, इस बार यह सब बातें यहीं पर समाप्त कर दो। अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो हम इस बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही रहेंगे और सच को सामने लाकर ही रहेंगे। लावण्या को लग रहा था कि अथर्व का अब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है और ना ही वह अथर्व के बच्चे को जन्म दे पा रही है, इसलिए वह दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगा है और उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है। एक दिन ऐसे ही रात में एकाएक लावण्या को एक परफ्यूम की खुशबू आने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा अथर्व बेड पर नहीं है, बल्कि रूम के बालकनी में खड़ा है, और वह चुपचाप उसके पास गई। अथर्व चुपचाप नीचे देख रहा था। लावण्या को लगा जैसे वह किसी को बाय कर रहा है और उसने बोला, तुम किसे बाय कर रहे हो? अथर्व ने बोला, मैं किसे बाय करूँगा। वह भी इस वक्त। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में आ गया। लावण्या ने बोला, रूम में यह परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? अथर्व ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे भी खुशबू आई और उस खुशबू की वजह से ही मेरी नींद टूटी और फिर नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में आ गया। लेकिन लावण्या को अथर्व की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह वैसा परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर भी उसके कमरे में इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, उसके पिलो तक पे वह महक समाई हुई थी, जैसे कि उस परफ्यूम को इस्तेमाल करने वाली लड़की उस पिलो पर सोई हो। लावण्या को अब अथर्व के ऊपर शक होने लगा और उसने सुबह होते ही घर में बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया और बोला कि उसके पिलो से जिस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, उस परफ्यूम को उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ज़रूर अथर्व उसे रात में बेहोश करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है और फिर उसे बाहर भेज देता है। लावण्या का कहना था, उसने अपनी आंखों से अथर्व को बालकनी में किसी को बाय करते हुए देखा है। परफ्यूम की स्मेल इतनी तेज़ थी कि अभी तक लावण्या के पिलो से उसकी महक आ रही थी, जिसे उसकी सासू माँ और ससुर जी ने भी महसूस किया, और उन्होंने अथर्व से साफ साफ बात की कि क्या वह कुछ गलत काम कर रहा है। लेकिन अथर्व उन्हें साफ मना कर दिया और वह गुस्सा होकर घर से चला गया। लावण्या ने बोला, मुझे पूरा यकीन है अथर्व मुझे धोखा दे रहा है। अब मैं उसके लायक नहीं रही ना। दो दो बार मेरा अबॉर्शन होने के कारण मेरी फिगर ख़राब हो चुकी है। मैं उसे उसका बच्चा नहीं दे पा रही हूँ, तो अब वह मुझसे छुटकारा चाहता है। उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है। लावण्या के सास ससुर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लावण्या बहुत हाइपर हो गई थी। लावण्या की ननद वंशिका और उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। सबको इस बार अथर्व की गलती साफ नज़र आ रही थी। लावण्या के मम्मी पापा ने लावण्या के सास ससुर से बोला कि आप लोग अपने बेटे से बात कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बेटी उसकी ब्याहता है, वह उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकता। और उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया कि वह अथर्व से इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, और अगर उसकी ज़िंदगी में सच में कोई होगी तो उसे निकाल कर फेंकने के लिए कुछ भी करेंगे, पर लावण्या की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन अथर्व कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वंशिका ने अथर्व से प्यार से भी पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे बता दे, लेकिन अथर्व का एक ही कहना था कि उसका किसी से कोई अफेयर नहीं है। लावण्या उसके ऊपर बस झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वह मन में पता नहीं क्या क्या बातें सोचती रहती है
और उन्हें सच मान लेती है। लेकिन लावण्या को पूरा यकीन था कि अथर्व उसे धोखा दे रहा है और उसने एक दिन चुपके से अपने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। 3-4 दिनों के बाद सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि घर में सबके होश उड़ गए। रात के करीब 3 बजे के आसपास लावण्या उठकर अपने कमरे से बाहर गई। शायद पानी पीने के लिए किचन में गई थी और उसके कुछ देर बाद तक लावण्या अंदर नहीं आई। लेकिन उसकी जगह कोई और लड़की जिसने सुंदर नाइटी पहन रखी थी वह अंदर आई। बालों से उसने अपना चेहरा ढक रखा था और वह अथर्व के बगल में सो गई। अथर्व गहरी नींद में सो रहा था। वह लड़की कुछ देर तक अथर्व के बगल में लेटी रही। उसके बाद उसके माथे पर किस किया और फिर उठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद लावण्या अपने कमरे में वापस आई। वह बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी। उसे कुछ भी होश नहीं था और वह जाकर सीधे अपने बेड पर सो गई। थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुली तो फिर से बेड पर उसी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और उसने अथर्व को जगाया और बोला, देखो आज फिर इस पिलो से उसी परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ज़रूर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अथर्व बोला, तुम पागल हो गई हो, चुपचाप सो जाओ। मैं तो आज बालकनी में भी नहीं गया और तुम यहाँ बकवास कर रही हो। लेकिन लावण्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसके सास ससुर भी कमरे में आ गए। लावण्या ने बोला, इस बार मैंने सबूत के पक्के इंतज़ाम कर रखे हैं। मैं इस अथर्व को छोड़ूंगी नहीं, यह मुझे धोखा दे रहा है। कहकर उसने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि सच्चाई सबको दिख सके। और सीसीटीवी की फुटेज देखकर सब हैरान हो गए कि लावण्या रूम से बाहर गई और इस बीच कोई लड़की रूम में आकर अथर्व के बगल में सो गई और फिर वह लड़की आराम से बाहर चली गई। और उसके कुछ देर के बाद लावण्या कमरे में आई। बिल्कुल बेसुध सी दिख रही थी लावण्या, जैसे कि उसे कुछ होश ही ना हो, और जाकर चुपचाप सो गई। और उसका कुछ देर बाद उसने यह सारा हंगामा शुरू किया। अब तो सब साफ साफ कैप्चर हो चुका था कि सच में कोई लड़की है जो अथर्व और लावण्या के बेडरूम में आती है। लेकिन अथर्व अब भी मना कर रहा था और बोल रहा था उसकी ज़िंदगी में लावण्या के अलावा कोई और लड़की नहीं है, और अगर कोई होती तो क्या वह उसे अपने घर में अपने बेडरूम में बुलाता। अथर्व का कहना भी सही था, क्योंकि जब वह लड़की आई थी तो अथर्व गहरी नींद में सो रहा था। उसने तो एक बार भी अपनी आंखें तक नहीं खोली थी। तो कौन थी वह लड़की और कैसे उनके घर में घुस आई थी? अथर्व के मम्मी पापा ने घर के बाहर की भी सारी फुटेज चेक की, लेकिन किसी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर वह घर के अंदर कैसे आ गई थी? घर के अंदर सारे कमरों को भी ठीक से देखा गया कि कहीं वह लड़की घर में ही तो नहीं छुपी हुई है, पर कहीं कोई लड़की नहीं मिली। अब तो अथर्व के मम्मी पापा और बहन वंशिका को भी लगने लगा कि अथर्व लावण्या को धोखा दे रहा है और उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है। लावण्या के मम्मी पापा काफ़ी नाराज़ हो चुके थे और बोल रहे थे, हम तो अथर्व को कितना सीधा साधा समझते थे और सोचते थे कि हमारी बेटी कितने नसीबों वाली है कि उसे अथर्व जैसा पति मिला है और अब वह ऐसा काम कर रहा है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अथर्व इन सारे इल्ज़ामों से इनकार कर रहा था और बोल रहा था कि वह कोई साजिश नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे इन सब बारे में कोई जानकारी नहीं है। घर में सब बहुत परेशान हो चुके थे। लावण्या को उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए और सास ससुर ने भी बोला, हाँ कुछ दिन लावण्या आपके साथ रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। तब तक अथर्व का दिमाग भी शांत हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की कद्र समझ जाएंगे। इधर अथर्व के घर में भी बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माँ बाप और बहन को लग रहा था कि अथर्व लावण्या को चीट कर रहा है। लेकिन अथर्व का एक ही कहना था कि वह कुछ भी नहीं कर रहा और पूरी तरह से निर्दोष है। अब अथर्व ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। और फिर एक दिन कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि किसी को यकीन नहीं हुआ। शाम को जब सब लोग घर आए तो अथर्व घर की फुटेज चेक कर रहा था, तो उसने देखा कि बहुत आराम से एक लड़की दरवाज़ा खोलकर वेस्टर्न आउटफिट में घर के अंदर आती है। उसने फिर से बालों से अपना चेहरा ढक रखा है, उसका चेहरा क्लियर नहीं है। बहुत आराम से घर में हर जगह जाती है और फिर अथर्व के बेडरूम में जाती है। आराम से उसके बेड पर बैठ जाती है, उसके पिलो को हाथ में ले लेती है, कुछ बोलती है, शायद आई लव यू या ऐसा ही कुछ, और फिर पिलो को किस करती है। उसके बाद लावण्या के साइड में थोड़ी देर के लिए सो जाती है। थोड़ी देर वहाँ रुकती है, फिर वहाँ से बाहर निकलकर आराम से किचन में जाकर पानी पीती है। फिर घर लॉक करके बाहर निकल जाती है। और बाहर की फुटेज चेक करने पर भी कुछ खास नहीं मिला। वह लड़की सड़क किनारे से पैदल ही आई थी और सीधा घर में घुस गई थी। उसके पास घर की चाबियां कैसे थी
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इतनी आसानी से वह घर में आकर चली भी गई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था घर में, ना ही कोई चोरी की थी। पर आखिर वह लड़की अथर्व के बेडरूम में घुसकर क्या करती थी और फिर लावण्या के साइड की बेड पर सो जाती थी? क्या कर रही थी वह? बहुत सारे सवाल थे अथर्व और उसके परिवार के मन में। अथर्व के माँ बाप ने उससे पूछा कि अभी भी वक्त है, सच बता दे, तूने इस लड़की को घर की चाबी दे रखी है? कौन है यह लड़की? अथर्व ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता कौन है यह लड़की, मैंने किसी को कोई चाबी नहीं दी है। अच्छा होगा अगर इस बारे में हम पुलिस कंप्लेंट कर दें, कम से कम वह लड़की पकड़ी तो जाएगी जो हमारे बिना इजाज़त हमारे घर में इस तरह से आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। अथर्व के मम्मी पापा को भी लगा कि अथर्व सही बोल रहा है, उन्हें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए और उन्होंने पुलिस में जाकर फुटेज दिखाकर उस लड़की के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और रिक्वेस्ट की जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ लिया जाए, क्योंकि इस तरह से कोई अनजान लड़की उनके घर में कैसे घुस सकती है। पुलिस वालों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर देंगे। उधर लावण्या अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ थी और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसे कुछ बताया गया था, नहीं तो वह और परेशान होती। लेकिन इस बार अथर्व ने अपने मम्मी पापा से बोल दिया था कि इस बार वह दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा, क्योंकि वह भी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुका है। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक, जल्दी ही इसका अगला पार्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि वह लड़की कौन है और क्यों अथर्व के घर में इस तरह से घुस आती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।